वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की यह तस्वीर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि दिन दहाड़े हुई डकैती है। वो डकैती जिसे लोकतंत्र का ठेकेदार बताने वाले अमेरिका ने अंजाम दिया है। Effective and powerful displays of American. एक आजाद देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ उसके बेडरूम से जानवरों की तरह घसीट कर निकालना, इसके बाद बेशर्मी से उसकी परेड करवाना, कहीं आंखों में पट्टी बांधकर घुमाना, कहीं हाथों में हथकड़ी डालकर घुमाना। यह मंजर आज दुनिया को बता रहा है कि अगर आप कमजोर हैं तो चाहे आपके पास कितना तेल हो, जनता का वोट हो, पैसा हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ना खाता ना बही, जो अमेरिका के हित में है वही सही। और उसने दुनिया को आज यह भी स्पष्ट कर दिया कि नियम, कायदे, कानून जो हैं वो सिर्फ कमजोर देशों के लिए, अमेरिका के लिए नहीं है। यूएन जो है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। लोकतांत्रिक बातें वहीं तक अच्छी हैं जहां पर अमेरिका का भला हो। इसीलिए आज पहली नजर में यह कहानी आपको हो सकता है अमेरिका और वेनेजुएला की लग जाए, लेकिन यह कहानी पूरी तरह से अमेरिका के मतलब की है, उसके गिरते हुए डॉलर की साख की है, एक क्रूर कॉरपोरेट वॉर की है। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ धंधे की है, इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर सिर्फ नजर खजाने पर है और यह दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस डील कही जा सकती है जिसे अमेरिका ने बंदूक की नोक पर अपनों की गद्दारी के जरिए करवाया है। अगले 15, 20, 25 मिनट अगर आप हमारे साथ रुकते हैं तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे एक आजाद देश से अमेरिका बिना मिसाइल चलाए उनके अपने गद्दारों से युद्ध जीत जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे एलॉन मस्क का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस बदलाव से। हम आपको यह भी बताएंगे कैसे लड़ाई जो है वो सिर्फ तेल तक की नहीं है जिसकी बातें मीडिया में चल रही है। यह कहानी तेल से कहीं आगे डॉलर की है, बादशाहत की है, सोने की लूट की है और लैटिन अमेरिका को लेकर अमेरिका के कब्जे की भी है। हम आपको बताएंगे कैसे आज अमेरिका ने इस घटना से दुनिया को डरा दिया है कि वो आपको डिजिटली गुलाम बना सकता है। हम आपको यह भी बताएंगे कैसे अमेरिका इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है। बार बार इतिहास में उसने कब कब ये किया था, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भारत को इस घटना से क्या सीखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी कोशिशें अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन भारत के आसपास हुई हैं और भारत के अगल बगल जितने देश हैं वहां पर भी दिखाई पड़ी है। इसलिए अगर आपके पास 20-25 मिनट है और आप माहौलबाजी और एजेंडे के अलावा कुछ फैक्ट और कड़वे सच को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको सिर्फ हवाबाजी सुननी है तो आप कहीं और सुन लीजिएगा, लेकिन अगर आप हैं तो अगले 20 मिनट प्लीज आप सुनिएगा हमें, क्योंकि 20 मिनट सुनने के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा कि जिस तरीके से दुनिया को हम देखते हैं जियो पॉलिटिक्स वैसी नहीं होती है। आज आपका नजरिया 20 मिनट के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर चेंज हो जाएगा। अब जो टिके हैं उनके मन में क्या यह सवाल है कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कैसे कर लिया? क्या वेनेजुएला छोटा देश है और इतनी आसानी से कैसे हो गया कि सेना ने हथियार नहीं चलाया, एक देश में गए, राष्ट्रपति को उठाया, लेके निकल गए, वो हथकड़ी में है, बाकी देश में सब नॉर्मल है, उपराष्ट्रपति है वहां पर, सब कुछ चल रहा है। अगर यह सवाल आपके मन में आ रहा है तो यह सवाल जायज है, क्योंकि वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश नहीं था कि आप गए, आपने चुटकी बजाई और निकल पड़े। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास रूस के दिए हुए ताकतवर सुखोई फाइटर जेट्स थे, उसके पास दुनिया के बेहतरीन S-300, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, उसके पास लाखों की फौज थी। फिर आखिर कैसे ऐसा हुआ कि अमेरिका ने हमला किया और कुछ घंटे के अंदर पूरे देश पर कब्जा हो गया? क्या सेना सो रही थी या हथियार काम नहीं कर रहे थे? अगर ये सवाल आपके मन में आए हैं तो इसका जवाब मिसाइल तोप में नहीं है, इसका सवाल घर के गद्दारों से है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 2026 में वही किया है जो आज से 250 साल पहले हिंदुस्तान में हुआ था। आपको याद होगा जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने ताकत से युद्ध नहीं जीता था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया था। उस वक्त भी लड़ाई के मैदान में तोपें थी लेकिन वो चलाई नहीं गई थी। नवाब साहब को लगता था कि सेना साथ है, पर सेना बिक चुकी थी। एग्जैक्टली वही यहां पर किया गया है। अमेरिका ने 3 स्टेप उठाए। पहला, नेताओं की खरीद की। वो नेता जो कल तक अमेरिका को गालियां दे रहे थे, अमेरिका ने डॉलर की गड्डियां उन्हें दिखाई और रातों रात खरीद लिया, उनकी देशभक्ति बिक गई। दूसरा, जनरल का सौदा, बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स और जनरलों की वफादारी खरीदी गई।
रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका ने उनसे कहा था कि अगर तुम लड़ोगे तो हार जाओगे, ये तुम जानते हो जीत नहीं पाओगे, और उसके बाद हम तुम्हें वॉर क्रिमिनल घोषित कर देंगे। लेकिन अगर तुम लोग चुपचाप हट जाते हो तो तुम्हें लाखों डॉलर मिलेंगे और अमेरिका में आलीशान घर मिल जाएगा। वो बिक गए, वर्दी, सम्मान, मुल्क तीनों बेच दिया। तीसरा, सांसदों को, कई सांसदों को वहां टारगेट किया गया और कहा गया कि अगली सरकार में बड़ा पद मिलेगा। नतीजा यह था कि ना मिसाइल चली, ना गोली चली, ना डिफेंस सिस्टम, रडार बंद हुए और देश अपने घर के गद्दारों की वजह से बिक गया। कुछ वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया था, एग्जैक्टली वही रहा। निकोलस मादुरो आज के सिराजुद्दौला हैं, जिन्हें अमेरिका की जेल में डाल दिया गया है, और वहां के बिकाऊ विपक्ष जिसने देश को बेचा, आप देखेंगे अगले कुछ समय में उन्हें मीर जाफर बनाकर गद्दी पर बिठा दिया जाएगा। ये पूरी कहानी की स्क्रिप्ट जो है वॉशिंगटन में लिखी गई थी, बस वेनेजुएला के किरदारों ने अपना अपना रोल निभाया और इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। हालांकि ये कोशिश अमेरिका ने पहले भी की थी। आपको बता दें, मादुरो को हटाने के लिए अमेरिका कई साल से लगा था। एक ऑपरेशन 2020 में भी हुआ था, ऑपरेशन गिदोन इसका नाम था। तब अमेरिका ने भाड़े के सैनिकों को समुद्र के रास्ते वेनेजुएला भेजा था। उसका प्लान था कि मादुरो को किडनैप करके अमेरिका ले आए। लेकिन उस वक्त वेनेजुएला के मछुआरों और स्थानीय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उस वक्त अमेरिका की बेइज्जती हुई थी। तब मादुरो की सेना और जासूस वफादार थे। इसलिए इस बार CIA और ट्रंप ने रणनीति बदली और कहा, बाहर युद्ध लड़ने में सरदर्द है, अंदर वाले खरीद लो, पैसों का इस्तेमाल करो, सब बिक जाएंगे। और वही हुआ। ये कहानी थी कब्जा करने की, लेकिन इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने कब्जा किया क्यों? अमेरिका को वेनेजुएला से आखिर चाहिए क्या? देखिए, ज्यादातर अखबार, टीवी चैनल्स जो इनसाइड स्टोरी कर रहे हैं वो उसमें तेल की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, और ये सच भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 18 दिसंबर 2025 को खुलेआम ये कहा था कि वेनेजुएला का तेल हमारा था, उन्होंने हमारी कंपनियों को निकाला, तेल पर अधिकार जमा लिया, हम वापस चाहते हैं। ट्रंप की यह भाषा किसी नेता की नहीं, एक कब्जा करने वाले मालिक की थी। लेकिन इस कहानी की अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी तेल से आगे की है। ये कहानी अमेरिका के अस्तित्व की है, ये कहानी डॉलर की है, ये कहानी ब्रिक्स की है, ये कहानी गोल्ड की है। अमेरिका आज कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दब गया है। अमेरिका की पूरी ताकत, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया में जो तेल है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में खरीदा और बेचा जाए। इसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। इसके जरिए अमेरिका बिना कुछ किए अरबों डॉलर कमाता रहता है, और इस डॉलर का दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी हद तक जाने को तैयार है। आप पीछे मुड़कर देखिए, इराक में सद्दाम के साथ क्या हुआ था। अमेरिका की तरफ से पहले कहा गया कि उसके पास विनाशकारी हथियार है, जैसा इस बार वेनेजुएला में कहा गया कि दुनिया भर में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। लेकिन इराक में भी यह स्पष्ट हुआ था कि सद्दाम का असली गुनाह यह था कि वो इराक का तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचने की तैयारी कर रहे थे। अगर वो हो जाता तो डॉलर की मांग कम हो जाती। लीबिया में गद्दाफी ने कहा था कि वो तेल के बदले सोने के सिक्के लेंगे। क्या हुआ? दोनों का हश्र दुनिया जानती है। वेनेजुएला के साथ भी आज यही हो रहा है। वेनेजुएला के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। साल 2025 में डॉलर की कीमत गिर चुकी है। दुनिया के कई देश डॉलर छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। अब अगर इसमें वेनेजुएला भी अपना इतना बड़ा तेल का भंडार डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में बेचता, चाहे वो चीनी युआन, क्रिप्टो, या फिर जो खबरें आ रही थी कि अलग अलग दुनिया में संगठन जैसे ब्रिक्स हैं वो एक प्लान कर रहे थे, तो फिर अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाती। इसीलिए कहानी मादुरो को हटाना या लोकतंत्र बचाने की नहीं थी, यह अमेरिका के डॉलर को वेंटिलेटर से हटाने की थी। अमेरिका को वेनेजुएला का तेल चाहिए था, लेकिन अपनी शर्तों पर और सिर्फ अपनी करेंसी पर। लेकिन इसमें एक खजाना और भी जिसकी बात नहीं चल रही है, बहुत बड़ी लूट है जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, वो है सोने की। असली खेल तेल के साथ साथ अपनी बैलेंस शीट को सुधारने और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने का भी है। क्योंकि वेनेजुएला की जमीन जो है उसके नीचे सिर्फ काला सोना यानी तेल नहीं है, वहां पीला सोना भी है। अगर आंकड़ों को आप गौर करें, वेनेजुएला के पास लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। करीब 161 टन सोना वहां के सेंट्रल बैंक की तिजोरियों में रखा है। वेनेजुएला के पास एक और खास इलाके हैं जहां पर माइनिंग आग के नीचे करीब 10,000 टन सोना दबा पड़ा है। अब अगर आज के भाव में वहां की जमीन के नीचे लाखों करोड़ों, जिसमें ट्रिलियन डॉलर्स में पैसा है, वो आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि अमेरिका को यहां पर तेल से कहीं ज्यादा सोना मिल रहा है। और यह सोना क्यों जरूरी है? देखिए, तेल निकालने में वक्त लगता है,
पाइपलाइन टूटी हुई है, रिफाइनरी चलानी पड़ेगी, सालों लग जाएंगे। लेकिन सोना तो लिक्विड कैश है। जैसे ही अमेरिका अपनी पसंद की कठपुतली सरकार को वहां बिठाएगा, ये सारा सोना जो है तुरंत अमेरिका और पश्चिमी देशों के बैंकों के पास पहुंच जाएगा। वो इसे अपने कर्ज चुकाने और अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो सोना लंदन के बैंकों में जो सालों से फंसा था, अब एक झटके में अमेरिका के हाथ लग जाएगा। और यहीं से एंट्री होती है दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क की भी। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने एक संकेत दिया था कि वेनेजुएला में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है उसका मकसद सिर्फ तेल नहीं है, वो मिनरल्स पर कब्जा करना भी है। उन्होंने साफ शब्दों में मिनरल शब्द का इस्तेमाल किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला की मिट्टी में कोल्टन और लिथियम जैसे बेशकीमती मिनरल्स हैं। ये वही चीजें हैं जिनसे हमारे आपके हाथ में स्मार्टफोन चलता है और वो एलॉन मस्क की टेस्ला की बैटरियां आती हैं। अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले बोलिविया, जहां लिथियम बहुत ज्यादा है, वहां तख्ता पलट हुआ था और तब एलॉन मस्क की तरफ से एक ट्वीट आया था और उस ट्वीट में जो उन्होंने लिखा था उसका हिंदी अनुवाद था कि हम जिसका चाहें उसका तख्ता पलट करेंगे, आप आदत डाल लीजिए। ये ट्वीट एलॉन मस्क और अमेरिका के बड़े व्यापारियों की मानसिकता को दिखाता है, जो एक गुंडे की तरह कब्जाने की नीति को फॉलो करते हैं। एलॉन मस्क को इलेक्ट्रिक कारों और रोबोट्स के लिए सस्ती बैटरियां चाहिए। वेनेजुएला के पास उन बैटरियों का कच्चा माल है और यही वजह है कि आज एलॉन मस्क के बहुतेरे ट्वीट्स होंगे जो आपको मादुरो के खिलाफ मिल जाएंगे। एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ एक सोच पर वेनेजुएला और मादुरो पर आगे बढ़े, क्योंकि ये पूरी कहानी धंधे की है। और हमारे यहां तो महमूद साहब बहुत पहले कह गए थे, सबसे बड़ा रुपया। इसीलिए शायद ट्रंप और मस्क की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ दोस्त नहीं है, ये बिजनेस पार्टनर्स हैं। ट्रंप को ताकत मिली, एलॉन मस्क को खनिजों की चाबी। ये लड़ाई लोकतंत्र कहीं से नहीं थी, ये सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट के व्यापारियों की भूख मिटाने की लड़ाई थी। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी डकैती है। तेल हेडलाइन है, लेकिन असल में व्यापार जो है वो सोने और बैटरियों का हो रहा है। और इस कहानी को अगर आपको समझना है तो एक और कड़ी हम आपको बताते हैं जिससे आप आसानी समझ जाएंगे। वेनेजुएला के ठीक पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है गुयाना। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल कंपनी भारी मात्रा में वहां से तेल निकालती है, लेकिन मादुरो ने धमकी दी थी कि वे गुयाना के उस तेल वाले इलाके पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वो ऐतिहासिक तौर पर वेनेजुएला का हिस्सा रहा है। अब यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद धंधे वाले आदमी हैं, वो कैसे अपने देश की एक सबसे बड़ी कंपनी का नुकसान सहते। इस कंपनी का धंधा चलता रहे, अमेरिका प्रायोरिटी पे रहे, इसलिए भी मादुरो का हटना जरूरी था। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये कॉर्पोरेट वॉर है, कंपनियों के मुनाफे की जंग। और शायद यही वजह है कि इस घटना के बाद अब अमेरिका के पड़ोसी देशों में डर का माहौल है। और ये आप भी सोचिए क्या क्या चल रहा हो ख्याल। कनाडा, जिसे मजाक में अमेरिका का 51वां राज्य कहा जाता है, आज क्या वो अपनी आजादी को सुरक्षित महसूस कर रहा होगा? मेक्सिको, ट्रंप ने अभी अभी कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को धमकी दी है और कहा है कि खैर मनाओ अपनी। ब्राजील, लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश, अब समझ गया है कि अमेरिका का पुराना नियम वापस आ गया है। मतलब जहां हमारी नजर गई वो इलाका हमारा है, या तो हमारी मर्जी से चलो या हट जाओ, हम खुद चला लेंगे। ये डर बता रहा है कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका नहीं है जो नोबेल प्राइज पाने के चक्कर में पीस 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 खेल रहे थे। इनके अंदर का असली जो इंसान है, असली अमेरिका जो है वो निकल आया है। और असली अमेरिका का मतलब ये है, ना खाता ना बही, जो अमेरिका के हित में वही सही। अमेरिका अब प्यार से बात करने में विश्वास नहीं रख रहा है, वो अपनी बंदूक मेज पर रख देता है और कह देता है कि जिसको सुनना है सुन लो, और नहीं सुनना है तो तुम्हारा भी हाल वही करेंगे जो मादुरो की। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। बाकी सब फर्जीवाड़ा है। ये लोकतांत्रिक बातें, मादुरो अच्छे इंसान थे, बुरे इंसान थे, ये सब वो टुनटुना है जिसको लेकर आप बजा रहे हैं। खेल सारा ये है कि अब गुंडई चलेगी, वो गुंडई जिसके जरिए अमेरिका कब्जा करेगा। या तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो हमको मनाना आता है। और इसीलिए भारत समेत दुनिया के बाकी देशों को डरना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि कल को अमेरिका हमारे पास भी आ सकता है। वो जो शेर कहा गया था कि उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, याद रखिएगा अगला नंबर आपका है।
लेकिन इस कहानी का एक डरावना पहलू भी है जो आपको बहुत डराएगा। मादुरो को पकड़ने से ठीक पहले वेनेजुएला पर एक ऐसा हमला हुआ जो दिखाई नहीं पड़ा, और वो था साइबर अटैक। वेनेजुएला का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दिया गया, उनके रडार अंधे हो गए, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, सेना का आपस में संपर्क टूट गया। अब सवाल ये कौन कर सकता था? जवाब बड़ा आसान है, वो जिसके पास दुनिया के इंटरनेट और सैटेलाइट का कंट्रोल। आज स्टारलिंक और अमेरिकी टेक कंपनियों के पास पूरी दुनिया का डेटा और कंट्रोल है, और यह घटना हमें आपको एक डरावनी हकीकत बताती है, जो है डिजिटल गुलामी की। यानी कल को भारत, ब्राजील या कोई और देश अमेरिका की बात नहीं मानता है तो क्या हमारे फोन, हमारे जीपीएस, हमारे बैंकिंग सर्वर भी एक बटन दबाकर बंद कर दिए जाएंगे? अमेरिका अब सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं करता, वो टेक्नोलॉजी के जरिए देशों को अंधा और बहरा बनाता है। और मादुरो को पकड़ा जाना यह साबित करता है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी और सिस्टम अपना खुद का नहीं है तो आप एक आजाद देश नहीं है बल्कि डिजिटल गुलाम है। और शायद यही वजह है कि चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, रशिया हो, वो अपने देश की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने देश का यूट्यूब, अपने देश का व्हाट्सएप, अपने देश का सारा संसाधन ला रहे हैं जो उनके अपने लोग इस्तेमाल करते हैं। अब एक बड़े सवाल पर आते हैं, अमेरिका किसी देश में सत्ता कैसे बदलता है? क्या यह सिर्फ एक दिन का हमला होता है? जवाब है नहीं। इस हमले से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक तरह का युद्ध थोपा था जो दिखाई नहीं पड़ा लेकिन जानलेवा था, और यही अमेरिका की स्ट्रेटजी का पार्ट है। जब किसी देश में सत्ता परिवर्तन करना हो या किसी भी देश में कोई टॉप लीडरशिप उनकी बात को ना मान रहा हो तो अमेरिका हर बार ये कदम उठाता है। आपने बीते कुछ समय से अगर वेनेजुएला की खबर को फॉलोअप किया होगा तो आपको ये पता होगा कि खबरें आ रही थी कि वेनेजुएला अब कमजोर हो रहा है, गरीब हो रहा है। एक परसेप्शन बन रहा था कि मादुरो ने देश को कमजोर कर दिया गया। हमें बताया गया कि मादुरो की नीतियां खराब हैं, लेकिन सच का एक दूसरा पहलू है। मादुरो महान इंसान थे, ऐसा मैं कहीं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने अपने विपक्ष को दबाया, बिल्कुल सच बात है। लेकिन दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो टॉप लीडरशिप को लेकर हमेशा ऐसे इल्जाम लगते रहे हैं। हम यहां पर बात मादुरो अच्छे बुरे उसकी नहीं कर रहे, हम बात अमेरिका के कदम ही कर रहे हैं। अमेरिका के मुल्कों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सत्ता बदलने कर रहे हैं, इसलिए फोकस हमारा इधर है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर इतने कड़े प्रतिबंध लगा दिए कि वो दुनिया के किसी भी देश से जीवन रक्षक दवाइयां नहीं खरीद सकता था, वो अपना तेल नहीं बेच पा रहा था। धीरे धीरे अमेरिका ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की नसों काटना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में इसे आप सफोकेशन कहते हैं, यानी किसी का गला घोट देना। अमेरिका ने यह रूस के साथ भी करने की कोशिश की थी। अमेरिका की रणनीति बड़ी साफ और क्रूर है। एक देश पर सैंक्शंस लगाओ, अपने दोस्तों पर प्रेशर बनाओ कि तुम धंधा नहीं करोगे, जैसे भारत पर बनाया गया था। रूस से दूर हो जाओ ताकि रूस कमजोर हो जाए। जब रूस कमजोर होगा तो जनता परेशान होगी, जनता भूखी होगी, जनता तड़पेगी, वो अपने नेता के खिलाफ हो जाएगी। देश में गृह युद्ध के हालात होंगे, क्योंकि पेट में अगर रोटी नहीं होती है तो इंसान झंडे के लिए नहीं लड़ता, वो रोटी के लिए लड़ता है। ये रूस में भी करने की कोशिश की गई थी जो वहां हो नहीं पाई। वेनेजुएला की बर्बादी आपको टीवी पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो मादुरो की नीतियों से ज्यादा अमेरिकी प्रतिबंधों का नतीजा थी। अमेरिका पहले किसी देश को अपाहिज करता है, फिर सेना को पैसे कमी से तोड़ता है, जनता को भूख पे रखता है, और विपक्ष को खरीद कर खुद मसीहा बनकर उस देश में घुस जाता है। ये एक सोची समझी साजिश है। अमेरिका के लिए आज किसी भी देश में सत्ता पलटना एक फिक्स फॉर्मूला बन गया है, और अमेरिका ने यह बहुत बार किया है, बहुत बार किया है। हिंदुस्तान के आसपास भी कई देश हैं जहां अमेरिका ने ऐसे ही, जब उनके टॉप नेताओं ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो किसी एक मसले को उठाकर, कभी छात्र, कभी पैसा, कभी बेरोजगारी, कभी भूख, अलग अलग विषय हैं अलग अलग देश में, लेकिन पैटर्न जो है वो पूरा वही रहता है। और इस पैटर्न का सिंपल तरीका है डिकोड करने का। पहले वहां के बिकाऊ नेताओं और मीडिया से सरकार के खिलाफ माहौल बनवाओ, फिर प्रतिबंध लगवाओ, जनता परेशान हो, जैसे ही माहौल खराब हो लोकतंत्र बचाने के नाम पर हमला करो और अपने पसंद की एक कठपुतली सरकार को बैठा दो। इस कहानी का सार यह है कि पहले आर्थिक तौर पर मारो, फिर सैनिक कब्जा कर लो, और कठपुतली सरकार तुम्हारे मन के हिसाब से सारी काम करेगी। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि अमेरिका ने बीते कुछ सालों में नया तरीका अपनाया। नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका की ये पुरानी आदत है, इसे प्लेबुक कहते हैं, यानी काम करने का पुराना तरीका। 1989 साल 1989 जगह थी पनामा, वहां के राष्ट्रपति थे मैनुअल। अमेरिका ने तब भी यही किया था। उन पर ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाया, जैसे आज मादुरो पर लगाया, फिर अपनी सेना भेजी और ऑपरेशन जस्ट कॉज के नाम पर हमला कर दिया। वो छिप गए थे, उन्हें बाहर निकालने के लिए अमेरिकी सेना ने एम्बेसी के बाहर खड़े स्पीकर्स लगाए।
दिन रात तेज आवाज में रॉक म्यूजिक बजाया ताकि वो पागल हो जाए और बाहर आ जाए, और अंत में वो गिरफ्तार हुए, बाहर आए, अमेरिका लाया गया और जेल में डाल दिया गया। 35 साल बाद भी कहानी वही है। कई जगह अमेरिका खुलकर करता है, कई जगह पीछे से काम हो जाता है, लेकिन अमेरिका का मकसद है दुनिया में ताकत के जरिए दबदबा बनाए रखना और अपने हितों को साधते रहना। इस कहानी का एक पहलू हालांकि और भी है, वो है मोनरो डॉक्ट्रिन। 1823 में अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने एक नियम बनाया था। उसका मतलब यह था कि पूरा लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका का बैकयार्ड है, यानी पिछवाड़ा है। यहां कोई भी देश, चाहे वो यूरोप का हो, रूस हो, चीन हो, वो दखल नहीं दे सकता। यहां सिर्फ अमेरिका की मर्जी चलेगी। अमेरिका इन देशों को अलग और आजाद देश नहीं मानता, बल्कि अपनी जागीर मानता है। आपको याद होगा, ओबामा के दौर में भी जॉन केरी अमेरिका के विदेश मंत्री थे, तो संसद में बेशर्मी से कहा था कि लैटिन अमेरिका तो हमारा बैकयार्ड है। निकोलस मादुरो की सबसे बड़ी गलती यही थी कि 200 साल पुरानी जागीरदारी को चैलेंज कर दिया था। मादुरो ने रूस और चीन से हाथ मिलाया और चीनी कंपनियों को बिजनेस करने दिया। रूसी सेना के साथ प्रैक्टिस की। अमेरिका के इस पुराने अहंकार पर सीधी चोट गई और अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके बैकयार्ड यानी पिछवाड़े में खासतौर पर चीन जैसा देश अपनी जड़ों को जमाए। इसीलिए मादुरो को जो सजा मिली वो नियम तोड़ने की नहीं, बल्कि अमेरिका की प्रॉपर्टी पर किसी और को बिठाने की कोशिश करने की बात है। यही वजह है कि एक तरफ चाइना और रशिया तस्वीरें डाल रहे थे मादुरो के साथ, और 3-4 घंटे बाद अमेरिका ने तस्वीरें डाली जहां पर मादुरो हथकड़ी में थे। अमेरिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स उस बेशर्मी को दिखा रहे थे जिस पर वो जश्न मना रहे थे। वहां के व्हाइट हाउस की तरफ से रील डाली जा रही है। वहां के रक्षा एक्सपर्ट और ट्रंप के समर्थक तुलना कर रहे हैं कि भाई देखो ये सौदा कितना सस्ता रहा। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो साहब, इराक जब वॉर हुई थी तब सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए खरबों डॉलर खर्च हुए थे, 4,500 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया, ना पैसा खर्चा किया, ना सैनिक हमारे मरे। वहां के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप बिजनेस गुरु है, देखो कितना सस्ता सौदा है। लेकिन ये सोच खतरनाक है, क्योंकि ये लोग युद्ध को और किसी देश की बर्बादी को मजाक के तौर पर ले रहे हैं। आज उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि एक आजाद देश के राष्ट्रपति को सरेआम परेड करवाना उस देश को कहां ले जाएगा। उन्हें इस बात की खुशी है कि उनका तेल आ जाएगा, उनका डॉलर बच जाएगा, उनका गोल्ड का मुनाफा हो जाएगा और उनका दुनिया में दबदबा जो है वो कायम रह जाएगा। और यहीं से सबसे डरावना संकेत निकलता है कि अगला नंबर किसका है, क्योंकि अगर अमेरिका वेनेजुएला के साथ ये कर सकता है, जबकि वेनेजुएला के पास रूस और चीन का सपोर्ट था, तो बाकी दुनिया के छोटे और जो मीडियम साइज देश है ताकत में, उनका क्या होगा। वो वेस्टर्न मीडिया जो दिन रात ह्यूमन राइट्स और कानून का ज्ञान गाती है, अब वो अमेरिका की इस हरकत पर कौन सा झूठ बोलेगी। और हिंदुस्तान को सोचने की जरूरत है कि भाई साहब, हम जो हमेशा से अपने फैसले खुद लेने की बात करते आए हैं, हमें इससे क्या सीखना चाहिए। क्योंकि आज इस घटना ने दुनिया को चीख चीख कर बताया कि दुनिया में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं सिर्फ कमजोरों को डराने के लिए, वो ताकतवर का कहीं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वेनेजुएला की कहानी आज 3 बड़े सबक देती है। पहला, गद्दारों से सावधान, देश के गद्दारों से, क्योंकि दुनिया की कोई भी लड़ाई जो बड़ी है वो बाहरी दुश्मनों से ज्यादा घर के भेदियों से हारती है, और हिंदुस्तान को भी इसके लिए सावधान सतर्क रहने की जरूरत है बड़े पैमाने पर। दूसरा, आत्मनिर्भरता, अपनी करेंसी, अपना पेमेंट सिस्टम, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना इंटरनेट कितना जरूरी है, वरना एक स्विच बनाकर आप गुलाम बन सकते हैं। और तीसरा, शक्ति ही सत्य है। अगर आप कमजोर हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, तो आपको अमेरिका जैसा कोई देश आएगा, लतियाएगा और लतियाने के बाद बेशर्मी से आपकी परेड करवाएगा, और उसमें हिस्सेदार बनेंगे आपके अपने लोग, वो जो घर के गद्दार बनकर बिक जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये अमेरिका बनाम वेनेजुएला की सियासी जंग लग सकती है, लेकिन अमेरिका के मतलब और धंधे की कहानी है। सिंपल, साफ। हमें मान लेना चाहिए कि आज भी दुनिया में जंगल राज है, क्योंकि इंसाफ वही होता है जो सब पर लागू हो। वो इंसाफ नहीं होता जो ताकतवर के लिए अलग हो, कमजोर के लिए अलग हो, जो बंदूक की स्याही से लिखा जाए। और शायद इसीलिए आज के हालात पर हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की वो लाइनें हर हिंदुस्तानी को याद रखनी चाहिए, दुनिया के हर उस देश को याद रखनी चाहिए जो अपनी आजादी से प्यार करता है। उन्होंने लिखा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत और सरल हो। इसका मतलब यह है कि माफी और शांति की बात उस सांप को शोभा देती है जिसके पास जहर हो,
उस सांप को नहीं जिसे कोई पूछ नहीं रहा। मादुरो अच्छे आदमी थे, बुरे आदमी थे, यहां कोई मायने नहीं रखता। आसिम मुनीर जैसे आदमी को डोनाल्ड ट्रंप गले लगाए घूम रहे। मादुरो की गलती सिर्फ इतनी थी कि उनके पास अपनी रक्षा करने लायक ताकत नहीं थी, उनकी औकात नहीं थी। उनके पास परमाणु शक्ति जैसा जहर नहीं था जो अमेरिका को डस लेता। इसीलिए वो दंतहीन थे, कमजोर थे और इसीलिए वो कुचल दिए गए। दिनकर आगे भी लिखते हैं, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। यह घटना पूरी दुनिया को सिखा गई कि अगर इज्जत से जीना है तो ताकतवर बनो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, क्योंकि नियम कानून का झुंझुना जो है वो कमजोर आदमी के लिए है। ये दुनिया एक जंगल है और इस जंगल में जो कमजोर वो शिकार है। आज वेनेजुला घर जला है, धुआं उठा है। अगर हवा का रुख नहीं बदला तो याद रखिएगा, ये आग कल किसी और के घर तक भी पहुंच सकती है। बाकी आप समझदार, होशियार रहिए घर के गद्दारों से, ताकतवर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए और दुनिया को देखने का नजरिया बदलिए। सीधा होना और बेवकूफ होने में अंतर होता है। हिंदुस्तान को बेवकूफ नहीं बनना है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर लड़ने के दौरान अमेरिका का रुख देखकर, या रशिया यूक्रेन में जिस तरह से अमेरिका ने भारत साथ व्यवहार किया उसको देखकर समझ गया होगा करना क्या है। लेकिन ये कहानी बताती है आखिर में वही सार की दिस वर्ल्ड इस जंगल, नियम कायदा कानून की यहां घंटी बजाते रहो, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग। मादुरो अच्छे थे, बुरे थे, ये सारा खेल परसेप्शन का है। और भविष्य में जब लोग पढ़े लिखेंगे तो उनको भी याद रखना चाहिए कि इतिहास वही है जो सत्य है, ये सही नहीं है। इतिहास वो है जो जीतने वाले ने अपनी कलम से लिखा है। इसीलिए शायद हर पिक्चर में रशियन गुंडा होता है हॉलीवुड की, और इसीलिए शायद आज से कुछ सालों में एक पिक्चर आएगी जिसमें यही दिखाएंगे इस ऑपरेशन को, अमेरिका के लिए एक और पिक्चर उसी डॉलर से जिससे अमेरिका इसी वेनेजुएला से लेकर जाएगा। तो हमारी कोशिश थी कहानी को समझाने की। इस कहानी के किन बिंदुओं को लेकर आपको लगता है कि चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और क्या भारत जैसे देश को सतर्क होने की जरूरत है, ये भी बताइएगा। कोई सुझाव आपका हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।